आधुनिक मैथिली साहित्य के शिखर पुरुषों में एक महत्वपूर्ण नाम है प्रोफेसर मायानंद मिश्र। इन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं का संपोषण और संवर्धन करके अपनी बहुमुखी प्रतिभा से मैथिली साहित्याकाश को नवीन विस्तार दिया है। बीसवीं सदी के उत्तरार्ध के प्रथम चरण में कोमलकांत पदावली के रचयिता के रूप में मैथिली में मायानंद मिश्र का उदय हुआ। बाद में कविता की ओर इनकी रुचि कम होती गई। ये गद्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए, लेकिन मूलतः ये कवि ही हैं। विश्व शांति के द्रौपदी के चीर खिंचने जा रहल सियान्हरक संतान, कौरवी लिप्सा निरंतर आई बढ़ले जा रहल दिन राति। वृद्ध सब आचार्य के प्रज्ञा गेलन हराय, मूक नीरव क्षुब्ध असहाय। किंतु जन्म न की कृष्ण अपन ताकि रहला शंख, ताकि रहला शंख। 1951 से लेकर 55 ईस्वी की बात है। उसके बीच में मायानंद मिश्र से मेरी मुलाकात हुई। मायानंद मिश्र का गीत मुझे अभी मेरे कानों में अभी भी गूंजता है। चंद्रबिंदु संग्रह की जो कहानियां हैं वो मैथिली में अविस्मरणीय है। मायानंद की कुछ कथाएं हैं वो अद्भुत हैं। जैसे एक कथा है हंसी का बजट, और भी कुछ कहानियां मायानंद मिश्र ने जो लिखी है, जो चंद्रबिंदु संग्रह में है, वो अद्भुत है। तो मायानंद मिश्र मैथिली के एक विशिष्ट कथाकार हैं। प्रोफेसर मायानंद मिश्र एक विलक्षण कथाकार, सुमधुर गीतकार और यशस्वी कवि के अतिरिक्त सामाजिक तथा ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में अपनी मौलिकता के लिए भी जाने जाते हैं। मैथिली में जो उपन्यास का उदय हुआ 1914 में हुआ। मायानंद मिश्र जिस समय मैथिली साहित्य में इन्होंने प्रवेश किया और ललित और राजकमल के साथ प्रवेश किया, इन्होंने अपने प्रारंभिक पहले उपन्यास में तो जो बिहारी पाथर इनका उपन्यास है, उसमें वो पहले का जो उस परंपरा का ही निर्वहन किए हैं। पूर्व का जो है, कोई भी साहित्यकार, कोई भी कथाकार, कवि जो है अपने परंपरा से एकदम अलग नहीं आ सकता है। परंपरा को ही आगे बढ़ाता है, उसको विस्तार देता है। तो इसलिए इनका बिहारी पाथर उपन्यास जो है उसमें वृद्ध विवाह की ही बात है। बूढ़े से शादी होने के कारण वो जो है त्रिवेणी नायिका जो है वो विधवा हो जाती है और उसका अपने बचपन के प्रेमी तिरपित से उसका संबंध और प्रेम होता है, विधवा जीवन। तो एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि वो परंपरा का निर्वहन करते हुए ही 1960 में लिखा तो गया, 1954 में मायानंद मिश्र के द्वारा यह बिहारी पाथर उपन्यास, लेकिन ये प्रकाशित हुआ 1960। तो उसका विस्तार है। लेकिन एक खास बात थी जो पहले से इसको अलग करती है, पहले के मैथिली के उपन्यासों से उपन्यास को अलग करती है, वो है कि इसमें उसके जो पात्र हैं उसके भीतर के मनोविज्ञान को प्रकट करना। इससे पूर्व जो मैथिली में उपन्यास थे उसमें पात्र के चरित्र के मनोविज्ञान प्रकट नहीं होते थे। खोता चिरई इस उपन्यास में ब्राह्मण से अतिरिक्त, जिसको पिछड़ा कहते हैं, जो दूसरे बड़े लोगों के, ब्राह्मणों के यहाँ, दूसरे उच्च वर्ग के यहाँ सेवा करते थे, नौकर होते थे, खवासी का काम करते थे, इन लोगों को केंद्र बना करके, इन लोगों को नायक बना करके इन्होंने उपन्यास खोता और चिरई लिखा। इसका प्रभाव ये देखिए कि इसी समय में इस तरह के और उपन्यास लिखे गए। मायानंद मिश्र ऐसे साहित्यकार हैं मैथिली के जिन्होंने थोड़ी बहुत टकराहट और संघर्ष तो अपने साहित्य में दिया, लेकिन उनका मूल स्वर जो है वो सामंजस्य का स्वर रहा है, समन्वय का स्वर रहा है, और उन्होंने सामाजिक समरसता को ही बढ़ावा दिया है।
अपने विचारों में और अपने कथाओं के द्वारा अथवा अपने उपन्यास के द्वारा। श्री मिश्र एक गंभीर निबंधकार तथा सफल संपादक का दायित्व निर्वहन करते हुए एक कुशल वक्ता, चतुर मंच संचालक और रेडियो कंपियर के रूप में भी अपनी पटुता से लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचे। शिक्षक और प्राध्यापक के रूप में भी निष्ठापूर्वक अपनी भूमिका और दायित्वों का निर्वहन कर चुके श्री मिश्र 82-83 वर्ष की आयु तक भी अपनी सर्जनात्मकता बनाए रहे। 19वीं शताब्दी का नवजागरण जिसने पूरे भारतीय समाज को मथ दिया था, उस नवजागरण का अगर जरा सा भी कहीं प्रभाव आपको देखने को मिलेगा तो वो यही पूर्वांचल है। पूर्वांचल से मेरा तात्पर्य मिथिला के पूर्वांचल से है। कुछ लोग ये भी बात कहते हुए सुने जाते हैं कि मायानंद मिश्र कवि के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, कहानीकार के रूप में उन्होंने बेहतर काम किया है, उपन्यासकार के रूप में उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। कुछ लोग वैदिक मायानंद को पहचानते हैं जिन्होंने वैदिक युग के इतिहास पर औपन्यासिक रचनाएं की हैं। कुछ हैं जिन्होंने आधुनिकता बोध के वो मायानंद मिश्र को देखा है और उनको वो थोड़ा सुपीरियर पाते हैं। ऐसे किसी रचनाकार को देखा नहीं जा सकता और ना इस तरह से देखकर हम उस रचनाकार के प्रति न्याय कर सकते हैं और ना उनका जो बेस्ट है उससे हम लाभान्वित हो सकते हैं। मायानंद मिश्र ने जो सबसे बड़ा काम किया है, सबसे बड़ा काम वो मिथिला के जातीय इतिहास को तैयार किया है औपन्यासिक कलेवर में। और उनके उपन्यासों के ही संदर्भ में ये बात कहे जाने की आवश्यकता है कि उन्होंने मिथिला का जातीय इतिवृत्त तैयार किया। वो मिथिला जिसकी क्या आइडेंटिटी थी और आज भी वो कौन सी चीज है जिसको लेके मिथिला का मिथिलापन है, तो इस बात को लेके उनकी कविताएं भी और उनकी कहानियां भी, उनके जो आलोचनात्मक लेख हैं या उन्होंने इतिहास की चीज़ें लिखी हैं, तो ये तमाम चीज़ें अंतर्भुक्त हो जाती हैं उनकी औपन्यासिक कृतियों के सामने। मायानंद मिश्र ने मैथिली में काम किया या हिंदी में काम किया, इस बात को मैं बहुत गैर जरूरी समझता हूँ। उन्होंने मिथिला पर काम किया। उन्होंने इस बात को खोजने की कोशिश की है कि 5000 साल की भारतीयता की निर्मिति में मिथिला का योगदान क्या रहा। इसी संदर्भ में मायानंद मिश्र के साहित्य को देखने की आवश्यकता है। वर्ष 1988 में साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा अपने ऐतिहासिक उपन्यास मंत्रपुत्र के लिए पुरस्कृत श्री मिश्र को बिहार सरकार राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 1988-89 में ग्रियर्सन पुरस्कार तथा फणेश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों के प्रति सदैव सजग रहने वाले श्री मिश्र जीवन की सांध्य बेला में बिहार के सहरसा प्रमंडल मुख्यालय के विद्यापति नगर मोहल्ले में स्वनिर्मित 3 महलों वाले पक्का मकान में रह रहे थे, जहां अगस्त 2013 की अंतिम तिथि के प्रातःकाल ही इनका स्वर्गारोहण हो गया। मायानंद मिश्र न केवल मैथिली साहित्य के बल्कि मेरा मानना है कि भारतीय साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। प्रथमं शैलपुत्री च मंत्रपुत्र पुरोहित और स्त्रीधन, ये इतिहास पर आधारित जो इनकी 4 कृतियां हैं, इसको ऐतिहासिक उपन्यास कहेंगे। तो ऐतिहासिक उपन्यास को आजकल जिस संज्ञा में, जिस परिभाषा में देखा जाता है, उस हिसाब से इस कृति के साथ कुछ ज्यादती हो जाएगी। ऐतिहासिक उपन्यास कह देने के साथ साथ 2 जो बड़ी मुसीबत आती है कि कृति या तो इतिहास की तरफ झुक जाती है या फिर कथा की तरफ झुक जाती है। अब दोनों विडंबना देखिए कि इतिहास सत्य पर आधारित है और कथा कल्पना पर। मायानंद मिश्र की ये 4 कृतियाँ इतना हृदय और इतना प्रामाणिक, ये 2 शब्द, प्रामाणिकता उनकी है, सत्य के प्रति हरदम आग्रही रहे हैं, और हृदय उनके कथा कौशल का प्रमाण है। मायानंद मिश्र की भाषा मायानंद मिश्र की गुलाम है। मायानंद मिश्र का गद्य भी पद्यात्मक कौशल से सराबोर रहता है। ये जहाँ कहीं देखें तो वो अपने एक वाक्य की समाप्ति के बाद
दूसरे वाक्य की शुरुआत जहाँ से करते हैं और वह जो उसकी पुनरावृत्ति के लिए एक शब्द पिछले वाक्य से कहीं कहीं लेते हैं, वो गजब का चमत्कार उनकी भाषा में उत्पन्न करता है। मायानंद जी का जन्म इसी सहरसा के सुपौल जिले के बनैनिया ग्राम में पिता बाबूनंदन मिश्र के घर में हुआ, परंतु इस गांव का अस्तित्व बिहार का अभिशाप कहलाने वाली कोसी नदी के गर्भ में सदा सर्वदा के लिए विलीन हो चुका है। इस जल राशि और फैले बालुका क्षेत्र में अब सही सही इंगित करना कठिन है कि यही है डॉक्टर प्रोफेसर मायानंद मिश्र की जन्मस्थली। कोसी के ऊपर बने इस महासेतु के ऊपर आकाश में विद्यमान ये रक्ताभ सूरज इस बात का साक्षी है कि 5 वर्ष की आयु में ही माता दुर्गा देवी के देहांत के बाद 1939-40 ईस्वी में कोसी की क्रूर विभीषिका के परिणाम स्वरूप इन्हें विस्थापितों की तरह अपने ननिहाल सुपौल में शरण लेना पड़ा। जहां एक ओर मातामह सुविख्यात कीर्तनाचार्य पंडित नागेश्वर झा से लय ताल और गायन शैली का ज्ञान प्राप्त हुआ, वहीं दूसरी ओर मामा श्री रामकृष्ण झा किसुन के अभिभावकत्व में इनकी नियमित शिक्षा प्रारंभ हुई। मायानंद मिश्र माया की उपाधि के साथ इनका नामांकन सुपौल के ही विलियम्स हाई स्कूल में कराया गया। उपनाम धारण करना साहित्यिक परंपरा का चलन कहा जा सकता है, परंतु इनकी उपलब्ध किसी पुस्तक में माया उपाधि का दर्शन भी नहीं होता है, केवल मूल नाम मायानंद मिश्र अंकित है। इस तरह शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मायानंद मिश्र माया ही रहे और जन्म तिथि भी 17 अगस्त 1934 ही रही। यही जन्म तिथि इनकी किताबों में अंकित होती रही। वर्ष 2004 में प्रकाशित अपनी अकथ कथा नामक कृति का प्रारंभ जीवन यात्रा और दृश्य पृष्ठ शीर्षक से करते हुए लिखते हैं, हमर घोषित जन्मतिथि 1934 ईस्वी वस्तुतः हमर वास्तविक जन्मतिथि नहीं थी। इस तरह 60-65 वर्षों तक फैले या फैलाए गए भ्रम का 2004 में कुछ एक पंक्तियों द्वारा निवारण कर नई जन्मतिथि की स्थापना असहज तो है, परंतु निराधार नहीं। शोध के क्रम में इनकी जन्म कुंडली उपलब्ध हुई तो ये प्रमाणित हो गया कि इनके जन्म का वर्ष 1930 ही है, जबकि इसी अकथ कथा के आवरण के पिछले भाग में जन्म तिथि 17 अगस्त 1934 ही अंकित है। इसे एक विडंबना ही कहा जा सकता है। 50 ईस्वी में सुपौल के विलियम्स हाई स्कूल से सेकेंड डिवीजन में मैट्रिक पास करने के बाद अपने मामा पंडित रामकृष्ण झा किसुन के निर्णयानुसार उच्चतर शिक्षा के लिए ये मैथिली के प्रसिद्ध कवि चंद्रनाथ मिश्र अमर जी के अभिभावकत्व में दरभंगा आ गए। पूर्वांचल जैसा मिथिला क्षेत्र ताहि में मायानंद एक चमकीत तारा थिका। नामे माया और आनंद दोनों के जोग स मायानंद, जेहने सुदर्शन तेहने सुकंठ तेहने तेजस्वी। ऐठाम रह को शिक्षा ग्रहण करें, ऐठाम रह को जैसे प्रेरणा ग्रहण करें, ऐठाम रह को ख्याति अर्जन करें। जतो जतो भारतवर्ष भर में से 5400 लोग और 84 धैर्य देख जे वर्तमान मैथिली साहित्य थी तकर एकटा स्तंभ तो अवश्य छै। कवि के रूप में कथाकारक रूप में ताहू से बेसी एकटा समय छली जहिया से मंच के युवराज कहल जाइ छला। समाज हुनका बहुत सम्मान देलकनि, साहित्य अकादमी सम्मान देलकनि। यहीं इनका विवाह मैथिली कथाकार ललित की अनुजा मणि देवी से हुआ। कविता लिखे छला चाहे गीत, तो कविता हम बेसी नहीं बुझे रहिए, गीत बुझ जाए रहिए तो कविता के पढ़ के बुझा दै छलखिन है, आ गीत तो हुना बुझ जाए छलिए है। संघर्षे के दिन में बेसी लिखे छला है। सीएम कॉलेज दरभंगा से बीए पास करने के बाद एमएल एकेडमी लहरिया सराय दरभंगा में शिक्षक पद पर कार्यरत थे। तभी ऑल इंडिया रेडियो पटना में एक मैथिली कंपियर के रूप में इनकी नियुक्ति हुई और ये दरभंगा छोड़कर पटना आ गए।
58 में वो पटना रेडियो स्टेशन में चल आयल रहे। हम पटना यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी के रूप में ओहिठाम गेलहुँ तो ओहिठाम आरो निकटता बढ़ गेल। मायानंद जी मैथिली में जो प्रवेश कयलनि से हास्य कथाकार के रूप में, बाद में ये कवि के रूप में प्रख्यात भेला। एकटा कोमल भावना के से अभिव्यक्ति देते रहला मैथिली गीत में, और यही लऽ कऽ से मायानंद मैथिली जगत में बहुत प्रशस्त भेला। पश्चात जे कथा सब लिखऽ लगला ताहू में ओ गीतकारक कोमलता प्रवेश कऽ गेल छलनि। हुनकर जे पहिल कथा संग्रह 1960 में बाहर आयल छलनि, आगि मुँह पाथर, तकर भूमिका हम ही लिखने रहिए। हरमोहन बाबू जे हुनका कहै छलथिन रेशमी कथाकार, हम ओकर समर्थन केने रहिए। 1961 ईस्वी में बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से मैथिली में एमए की डिग्री प्राप्त की, जिसमें इन्हें प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इसके बाद ये सहरसा कॉलेज सहरसा में मैथिली भाषा के प्राध्यापक होकर आ गए। इन्हें 1989 में पीएचडी की डिग्री मिली। इनके शोध का विषय था मैथिली साहित्य सामाजिक पृष्ठभूमि 1980 तक। 1980 ओहि आसपास हम सब मैथिली साहित्यक आधुनिक काल मानै छी, और मायानंद जी करीब करीब अपना शोध प्रबंध में समस्त आदिकाल और मध्यकालक वर्णन केने छथि। एकटा शोधकर्ता के जे दृष्टि अछि, हमहूँ शिक्षक छी, ई पढ़ला के बाद हमरा लागल जे हुनकर एकटा अपन व्यक्तिगत दृष्टिकोण छनि और एकटा व्यक्तिगत विचार छनि मैथिली साहित्यक प्रति। एखन मायानंद जी के उपन्यास पर में एकटा हमहूँ अपना विभाग में मिथिला विश्वविद्यालय से शोध कार्य करवा रहल छी। मायानंद मिश्रक उपन्यास साहित्य, मायानंद जी के रचना निश्चित रूप से देशक जतेक भारतीय भाषा अछि, समस्त भाषा के समक्ष एकटा अपन स्थान निर्धारित करैत अछि। विषय वस्तु लऽ कऽ, दृष्टिकोण लऽ कऽ, अपन आंचलिकता के लऽ कऽ, और सबसे बेसी माधुरी के लऽ कऽ, मनोवैज्ञानिक वर्णन के लऽ कऽ, शिल्पगत विशेषता के लऽ कऽ, वस्तुतः मायानंद जी मैथिली साहित्यक अमूल्य धरोहर छथि। एक सुखद आश्चर्य ये भी है कि इसके पूर्व ही श्रीमती रेणुका मलिक और प्रोफेसर नरेश मोहन झा मायानंद मिश्र की कृतियों पर शोध कर पीएचडी प्राप्त कर चुके थे। सहरसा कॉलेज सहरसा के मैथिली विभागाध्यक्ष और पीजी हेड की सेवा से निवृत्ति के पश्चात शरद ऋतु में प्रातःकाल सपरिवार अग्नि सेवन सुख लेते हुए अवांतर और देशांतर के कवि श्री मायानंद मिश्र जी। जय कर मन्य जागरण जय हे, जय जय हे जागृत मन, मंगल कलश उठाओ लियूसा, करबाल अभिनंदन, जगमग ज्योति के बंदन, विश्व क्षितिज हित आई हमर अछि, सह अस्तित्व के चिंतन, जगमग ज्योति के बंदन। मायानंद जी की कथा की बनावट सहज है, अनेक दूसरे लोगों की तरह जटिल नहीं है। उनकी भाषा अत्यंत आकर्षक है। वह जितनी जानदार है उतनी ही शानदार है। वह पाठकों की कल्पना
सोच और संवेदनशीलता को जगाने वाली भाषा है। ऐसे कथाकार के मैथिली से निकलकर हिंदी में आने का हम लोग स्वागत करते हैं। एक तरह से हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास के विकास में मायानंद जी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, उल्लेखनीय है। मैथिली और हिंदी में अपने संपूर्ण साहित्यिक अवदान के लिए इन्हें 18/2/2007 को हिंदी के प्रखर आलोचक श्री नामवर सिंह द्वारा दिल्ली में ही प्रबोध साहित्य सम्मान से भी सम्मानित किया गया। जीवन की सांध्य बेला में मायानंद मिश्र जी के साहित्यिक जीवन का सिंहावलोकन करते हुए मैं जब देखता हूँ तो उनकी जो उपलब्धियाँ हैं वो संख्या में भले ही कम हो पुस्तकें, लेकिन गुणवत्ता में इनके ये 5 उपन्यास साहित्य में अमर बनाने के लिए पर्याप्त है। जहाँ तक उनकी रचनाओं का सवाल है, उनकी पहली रचना जिसने अधिकांश लोगों का ध्यान आकृष्ट किया वो माटी के लोग और सोने की नैया। दरअसल आंचलिक उपन्यास शब्द ही ये चला है मिथिला से ही। फणीश्वरनाथ रेणु ने मैला आंचल नाम का उपन्यास 1954 के आसपास लिखा था। तो ग्रामांचलों के बारे में उपन्यास, वहीं की भाषा का मिला जुला रूप हो लिखना, ये फणीश्वरनाथ रेणु ने शुरू किया था। उस क्रम में जो दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास आया जिसका नाम ही माटी के लोग और सोने की नैया। फणीश्वरनाथ रेणु के यहाँ मैला आंचल तो था, लेकिन वो सोने की नैया नहीं थी। जो मिथिलांचल का ये दोनों रूप है, तो सोने की नैया में माटी के लोगों को देखते हुए बोलचाल की भाषा में मिथिलांचल की भाषा की छौंक देते हुए लिखता है। वो एक जानदार हिंदी थी। उसके बाद उन्हें अपनी प्राचीन परंपरा की ओर उनकी दृष्टि गई और उस परंपरा के लिए उन्होंने मुख्यतः जो प्रथमम शैलपुत्री च, तो पार्वती के बारे में लिखना, शैलपुत्री की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक ही है। वहाँ से जो आरंभ किया उन्होंने, तो उसके बाद जिसे मैंने कहा कि 1000 ईस्वी पूर्व की, इसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं, उसके आधार पर मंत्रपुत्र और मंत्रपुत्र के बाद पुरोहित और पुरोहित के बाद स्त्रीधन, ये पुस्तकें जो लिखी उन्होंने वो उत्तर वैदिक काल के बारे में। पुरोहित उपन्यास मुझे बहुत अच्छा लगा था, जिसका एक अंश पुरोहित का मुझे बार बार याद आता है। नारी सौंदर्य का चित्रण करते हैं वो। तो क्या नारी सौंदर्य में मंत्रों की ध्वनि की भांति ही एक लय, एक यति, एक संगीत, और उस संगीत में इतना सुतीक्ष्ण और मोहक आरोह अवरोह होता है। क्या नारी की देह यष्टिका श्री सैष्ठव इतना संतुलित, इतना सुडौल, इतना मृदुल और इतना मधुर होता है। एक वैशिष्ट अलग पहचान मायानंद मिश्र के उपन्यासों ने बनाई है, जो किसी की अनुकृति नहीं कही जा सकती। एक तरह से उपन्यास अपनी सामाजिक परिवर्तन की भूमिका भी निभाते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, और किसी अच्छे बड़े साहित्यकार का उद्देश्य होता है कि वह जीवन का केवल अनुकरण करता नहीं होता, बल्कि जीवन को बदलता है, हस्तक्षेप करता है, नई दिशा देता है, और इसी दृष्टि से किसी लेखक का महत्व आंका जाता है। और ये है मायानंद के नाम हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका हंस के संपादक राजेंद्र यादव का 15/9/88 का लिखा पत्र।
भाई श्री मायानंद जी, आपका लेख रामायण ऐतिहासिकता मैंने पढ़ लिया है। स्तब्ध और चमत्कृत हूँ, आतंकित और भी अधिक। कृपया बताएं, सोने के लोग माटी की नैया के लेखक भी आप ही हैं? आपकी शोध दृष्टि, विद्वता और तर्क प्रणाली ने मुझे प्रभावित किया है और मैं यही सोचता रहा हूँ कि रोमिला थापर, आपका और ऐसे 2-1 लेख मिलाकर बहुत अच्छी पुस्तक बन सकती है। ऐतिहासिक संदर्भों से भरे इस विद्वतापूर्ण लेख को पढ़ने का अवसर देने के लिए अनेक धन्यवाद। आपका राजेंद्र यादव। माटी के लोग सोने की नैया में, या प्रथम शैल पुत्रिका में, या मंत्र पुत्र में, पुरोहित में, स्त्री धन में, अपन किताब तो सब चीज नीक लागे है, लेकिन पुरोहित आ स्त्री धन ई दूटा किताब हमरा विशेष प्रिय है। पुरोहित में मेधा कुसबिंद, विवाह नहीं होइ के छै लेकिन अंत में विवाह होइ छै, और स्त्री धन में विवाह नहीं भेल छै लेकिन सगरो प्रतायित भेल छै जे विवाह भेल छै। मैथिली के लेखक जे छै से अधिक से अधिक लिखैत, कहानी लिखैत, कविता लिखैत, उपन्यास लिखैत। ई जब लिखता तब मैथिली साहित्य के विकास हेतै आ अधिक से अधिक पाठक पढ़ते आ पढ़ते तो ओकर ज्ञान बढ़ते तब विकास हेतै। ई विकास आवश्यक छै आइ के समय में समस्त मिथिला क्षेत्र के लेल, मैथिली भाषी के लेल।